लालची पंचर वाला। लोहची नामक गांव में एक रवि नाम का आदमी था, जिसकी गांव में एक पंचर की दुकान थी। उस गांव में दूसरा कोई भी पंचर वाला नहीं था, इसीलिए सभी गांव वाले पंचर बनवाने के लिए उसी के पास आया करते थे। इसी बात का वह बहुत फ़ायदा उठाता था। वह पंचर बनाने के अधिक पैसे मांगता था। अगर कोई अपनी साइकिल में हवा भरवाने आता तो वह साइकिल में एक कील से छेद कर देता और कहता, यह तो पंचर हो गया है, और उससे अच्छे पैसे वसूल लेता। लोग भी मजबूरी में उससे पंचर बनवा लेते थे। इसी तरह रवि लोगों को ठग कर अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। उसके पास एक लड़का काम किया करता था, जिसका नाम बंटू था। वह बहुत ही नेक और ईमानदार था, पर दूसरी तरफ रवि बहुत ही लालची था। वह अलग अलग तरीके अपनाकर लोगों को ठगता था ताकि वह अधिक मुनाफा कमा सके। एक दिन उसने नई तरकीब सोची। उसने सुबह सुबह अपनी दुकान से कुछ दूरी पर बहुत सी कीलें फेंक दी, ताकि कोई भी वाहन अगर उस कीलों से गुजरे तो वह पंचर हो जाए और उसी के पास पंचर बनवाने के लिए आया करे। और इस तरीके के बाद उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। उसकी दुकान पर बहुत से वाहन पंचर बनवाने के लिए आने लगे। इस तरह उसका मुनाफा और भी ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन महेश नाम का व्यक्ति उसके पास आया और बोला, अरे भाई, जरा मेरे ठेले में हवा भर दो। तब रहीम ने कहा, मुझे तो लगता है चारों चक्के पंचर हैं, मुझे खोल कर देखने होंगे। तब रवि ने चारों चक्के खोले और चेक करने लगा, पर कोई भी टायर पंचर नहीं था। पर जब महेश का ध्यान थोड़ा सा भटका, तब रवि ने बड़ी चालाकी से छोटे से चाकू की सहायता से उसके चारों टायरों में छोटे छोटे कट लगा दिए। अरे भाई, तुम्हारे चारों चक्कों की ट्यूब तो कट गई है, नए ट्यूब लगानी पड़ेगी। कितना खर्चा होगा भाई? एक ट्यूब का 100 रुपये लगेगा, मतलब चारों के 400 रुपये लगेंगे। तब महेश ने कहा, अरे नहीं, मेरा तो धंधा भी मंदा चल रहा है, पर मुझे इसे ठीक तो कराना ही होगा, नहीं तो मैं शहर से सामान कैसे लाऊंगा। ऐसा करो, तुम ट्यूब बदल दो, मैं किसी से पैसे उधार लेकर आता हूँ। तब महेश वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रवि ने सोचा, आज तो मोटा मुनाफा हो गया मुझे, आज बहुत दिनों बाद अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। तब उसके पास काम कर रहे बंटू ने कहा, मालिक, आप यह ठीक नहीं कर रहे, लोगों को ठगना अच्छी बात नहीं है। अरे बंटू, तुम अभी छोटे हो, व्यापार में चतुराई नहीं करोगे तो तरक्की कैसे करोगे। इसी तरह उसने लोगों को ठग कर खूब धन कमाया। एक दिन रवि की पत्नी ने उसे कहा, मुझे आपसे बात पूछनी है। मेरा भाई भी पंचर का काम करता है, पर उसके घर का गुजारा तो बड़ी मुश्किल से होता है। तुम्हारे भाई को व्यापार करना ही नहीं आता, व्यापार चतुराई से होता है। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, पर तुम्हारे पति को चतुराई आती है। ठीक है जी, अच्छा सुनिए, मैं 2 दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। ठीक है, मैंने कौन सा मना किया है, पर जल्दी लौट आना तुम। फिर रवि अगले दिन सुबह सुबह रास्ते पर कील फेंककर अपनी दुकान की ओर चला गया। इसी तरह जब कोई भी वाहन उस कील से गुजरता तो वह पंचर हो जाता और रवि के पास ही पंचर बनवाने के लिए आया करता। दोपहर के समय उसके पास एक एम्बुलेंस पंचर बनवाने के लिए पहुंची। अरे भाई, जल्दी से पंचर लगा दो, मुझे मरीज को लेकर अस्पताल जाना है, पता नहीं किसने रास्ते पर कीलें फेंक दी थी। अच्छा ठीक है, अभी पंचर लगा देता हूँ। फिर रवि ने एम्बुलेंस से टायर निकाला और पंचर बनाने लगा। तब उसने सोचा, बहुत दिनों बाद एक बड़ी गाड़ी आई है, इससे अच्छे खासे पैसे वसूलूंगा। तब उसने टायर में एक बड़ा चीरा लगा दिया और बोला, अरे भाई, यह टायर तो फट गया है, नया टायर लगाना पड़ेगा। अरे भाई, जल्दी करो, मुझे मरीज को लेकर अस्पताल जाना है, उसे गहरी चोट लगी है। ठीक है, कुछ समय तो लगेगा ही। यह सब देखकर बंटू को बहुत गुस्सा आया, पर वह कुछ नहीं बोला। फिर रवि ने एम्बुलेंस में नया टायर लगा दिया, जिसमें लगभग 2 घंटे बीत गए थे। तब ड्राइवर जल्दी से अस्पताल की ओर चला गया। अगले दिन रवि की पत्नी रोते रोते घर पहुंची। तब रवि ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो, और मुन्ना कहाँ पर है, तुम साथ में नहीं लाई। तब उसकी पत्नी ने बताया, मैं और मुन्ना जब मायके जा रहे थे तो रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मुन्ने के सिर पर गहरी चोट लग गई। तब हमने एम्बुलेंस को बुलाया। जब हम एम्बुलेंस में जा रहे थे तो रास्ते में एम्बुलेंस का टायर पंचर हो गया
और पंचर बनाने में लगभग 2 घंटे बीत गए थे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारा मुन्ना अब नहीं रहा। यह सुनकर रवि उसी समय समझ गया कि यह सभी मेरी वजह से हुआ है, पर अब जो होना था वह हो चुका था। थोड़े से धन की लालच की वजह से रवि ने अपने बेटे को ही खो दिया। इससे हमें यह पता लगता है कि छोटे से लालच की वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कि रवि के साथ हुआ। इसीलिए लालच से जितना हो सके दूर रहें। मदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुरेंद्रनाथ नाम के एक जमींदार अपने पत्नी के साथ रहते थे। उनके बाल बच्चे सब शहर में रहते थे। सुरेंद्रनाथ के पास काफी जमीन जायदाद थी, परंतु स्वभाव के धूर्त और लालची थे। जमींदार के यहाँ लीला नाम की एक बूढ़ी औरत काम किया करती थी। लीला को सुंदर नाम का एक जवान लड़का था, परंतु जुए और शराब की बुरी लत थी। उसने जमींदार से काफी कर्जा भी ले रखा था। सुंदर के पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। उनकी आखिरी निशानी उनकी 2 बीघा जमीन लीला के लिए छोड़ गए थे। सुंदर अपनी बुरी आदतों के चलते खेती बाड़ी पर कोई ध्यान न देता और घर की सारी जिम्मेदारी लीला पर ही आन पड़ती थी। एक दिन की बात है, लीला जमींदार के यहाँ बरामदे में काम करती होती है और मालकिन कुर्सी पर बैठी होती है और उतने में ही सुरेंद्रनाथ जी घर लौट आते हैं। जमींदार को देखकर लीला घर के अंदर चली जाती है और मालकिन उनसे कहती है, आ गए जी आप, कैसा रहा आपका सफर? तहसील जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ कि नहीं? अरे भगवान, तुमने तो आते ही सवालों की झड़ी लगा दी। सांस भी लेने दोगी या नहीं, या सवाल ही पूछती रहोगी? जाओ कुछ चाय पानी का प्रबंध करो। मालकिन घर के अंदर जाती है और जमींदार के लिए चाय बनाकर लाती है। ये लो जी चाय, और अब बताइए मुझे पूरी बात। सब ठीक रहा, तहसीलदार जी से भी भेंट हो गई। अच्छा एक बात बताओ, ये लीला ठीक से काम तो कर रही है ना? इससे कोई शिकायत तो नहीं? ना जी, ये तो बहुत अच्छा काम करती है। इतना तो एक जवान औरत भी ना करे। अरे तुम एक बात सुनोगी तो खुशी से उछल पड़ोगी। अच्छा जी, ऐसी कौन सी बात है? अरे इसका जवान बिटवा 1 नंबर का जुएबाज और नशेड़ी है। उसने मुझसे 20,000 रुपए का कर्ज लिया है। अब वो नशेड़ी जब तक चुकाएगा नहीं, उसकी माँ बिना पैसे लिए अपने यहाँ काम करेगी। वाह जी वाह, आप तो बड़े चतुर है। इसमें तो हमारा बड़ा फायदा है। बरामदे से उठकर मालकिन घर के अंदर जाती है और रसोई घर में आ जाती है। लीला वहाँ पर काम करते देख मालकिन वहाँ कुर्सी डालकर बैठ जाती है और लीला से बतियाने लगती है। अरे लीला, राम जाने तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। तुम्हारा पति भी जल्दी स्वत सिधार गया और बिटवा देखो तो ऐसा नशेड़ी और जुएबाज। न जाने हमारा कर्जा कैसे उतारोगी। अब क्या करे मालकिन, किस्मत का लिखा कोई टाल सकता है, पर हाँ, तुम्हारा कर्जा हम जरूर चुका देंगे। ऐसे ही 3-4 महीने गुजरते हैं। लीला मालकिन के यहाँ रसोई घर में रोज की तरह काम करती होती है। तभी गांव से एक आदमी दौड़ा दौड़ा जमींदार के यहाँ पहुँचता है और कहता है, अरे ओ लीला, तुम्हारा बिटवा आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था और उसने बहुत शराब पी रखी थी। उसने अपना संतुलन खो दिया और सर के बल गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनते ही लीला पे जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचती है और फूट फूट कर रोती है। कुछ दिनों बाद बेटे का अंतिम संस्कार और सब विधि निपटा कर लीला जमींदार के यहाँ पहुँचती है और मालकिन से मिलती है और मालकिन लीला से कहती है, लीला, अब तुम्हें हमारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है।
हमने दूसरी नौकरानी रखी है। लेकिन मालकिन, मैं आपका कर्जा कैसे चुकाऊंगी? देख लीला, अब कर्ज चुकाना तो तेरे बस की बात नहीं, तो कर्ज के बदले तुम्हारी 2 बीघा जमीन और 4 बकरियां हमारी हुई। जमींदार साहब, मुझे कम से कम 2 महीना तो दीजिए। मैं जरूर कुछ करके आपका कर्जा लौटा दूंगी। हाँ ठीक है, अब इतने दिन तुमने हमारे यहाँ काम किया है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, परंतु इससे ज्यादा वक्त मैं नहीं दे सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। जमींदार का धन्यवाद करके लीला वहाँ से चली जाती है। मालकिन जमींदार और लीला के बीच हुई ये बात सुनकर मालकिन जमींदार से कहती है, क्यों जी, ये क्या कर दिया आपने? मैं तो आपको बड़ा बुद्धिमान और चतुर समझती थी। उसे मौका देकर तो आपने अपना ही नुकसान कर दिया है। कहीं वो पैसे ले आई तो गई ना जमीन हाथ से। अरे भगवान, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, मैं सब समझता हूँ। तुम चिंता मत करो, पूरे गांव में उसकी मदद कोई नहीं करेगा। लीला को बड़ी उम्मीद होती है कि कोई ना कोई उसकी मदद जरूर करेगा। वो गांव के सभी धनी लोगों के घर घर जाकर मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। लीला समझ जाती है कि गांव में उसकी मदद कोई नहीं करेगा। वो बहुत दुखी हो जाती है और घर के एक कोने में बैठकर कुछ सोचने करने लगती है कि अब वो अपने पति की अमानत, उसके खेत कैसे बचाएगी। तभी सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आता है और अगले ही सुबह लीला अपनी गोथड़ी बांधकर शहर के लिए रवाना हो जाती है, इस उम्मीद पर कि शहर में उसे कुछ न कुछ काम मिल जाएगा। शहर पहुंचते ही लीला घर घर जाकर नौकरी के लिए पूछती है, परंतु हर जगह उसके हाथ निराशा ही हाथ लगती है। चलते चलते वो थक जाती है और एक छाव वाली जगह पर आराम करने के लिए बैठ जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो देखती है कि उसके ठीक पीछे एक बड़ा सा घर है। उसे उस घर के अंदर जाने के लिए संकोच होता है, लेकिन लीला हिम्मत जुटाकर उस घर में प्रवेश करती है और देखती है कि सामने एक बड़े से कमरे में आराम कुर्सी पर एक साहब उदास मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देते हैं। दरवाजे के पास जाकर लीला आवाज लगाती है। तभी एक महिला अंदर से आती है और लीला उससे कहती है, बिटिया, बड़ी दूर गांव से काम की तलाश में शहर आई हूँ। तुम्हारे यहाँ मेरे लायक कोई काम मिल जाए तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा बेटा। नहीं माँ जी, हमारे यहाँ तो फिलहाल तुम्हारे लायक कोई नौकरी नहीं है। लीला बड़े ही उदास मन से वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एक आवाज रोक लेती है। पीछे मुड़कर देखती है तो वही साहब उसे दरवाजे पे खड़े मिलते हैं। लीला को देखते ही उनके मुख पर प्रसन्नता आ जाती है। लीला का चेहरा हूबहू उनकी माँ से मिलता था, जिनका स्वर्गवास कुछ ही दिन पहले हुआ था। साहब लीला को घर की बगिया संभालने का काम देते हैं और घर के सभी को हिदायत देते हैं कि उसका कहा माने। साहब लीला को कुछ एडवांस पैसे दे देते हैं। पैसा पाकर लीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह पहली फुर्सत में गांव जाकर जमींदार का कर्जा चुकाती है। शहर जाकर लीला के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। अब वह शहर में रहती है और सप्ताह में एक बार साहब उसे बड़ी सी गाड़ी में गांव ले जाते हैं। वो लीला को माँ कह के बुलाते हैं तो गांव वालों को बड़ा आश्चर्य और कौतूहल होता और सभी उसे कहते हैं कि लीला, तू बड़ी किस्मत वाली है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं
एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।